तो चलिए शुरुआत करेंगे। हार्ट अटैक ये नाम सुनते ही लगता है कि ये बीमारी 60 साल के बाद होती होगी, पर अब ये खतरा महज 25 साल से लेकर 45 साल के उम्र के नौजवानों को भी हो रहा है, जिसके चलते कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कम उम्र के चलते भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ता है। आखिर ये खतरा इतना क्यों बढ़ चुका है, इस रिपोर्ट में आप देखें और समझें। कोई डांस करते हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है तो कोई जिम में इसका शिकार हो रहा है। आए दिन कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसके चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पीन और तनाव कम उम्र में ही लोगों को दिल का रोगी बना रहा है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला और ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न की मौत भी हार्ट अटैक से ही हुई थी। हार्ट अटैक एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से बॉडी की नसों में खून का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और खून जमने की परेशानी होने लगती है, जिसे क्लॉटिंग कहा जाता है। इस क्लॉटिंग की वजह से खून को दिल तक पहुंचने में कठिनाई होती है और अंत में ये बीमारी हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। दरअसल जब भी किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो हृदय के कुछ हिस्सों में रक्त की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति ना हो पाने के कारण उन्हें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। आपको बता दें कि सर्जरी के माध्यम से उन हिस्सों में एक मुक्त नस या आर्टिकल बाईपास के माध्यम से नए सिरे से खून पहुंचाया जाता है। ये दिल के सामान्य हिस्सों में ब्लॉक आर्टरियों को बाईपास कर प्रभावित इलाकों से जोड़ा जाता है। मुक्त नस या आर्टरी को मरीज के शरीर के अन्य हिस्सों के लिए ले जाया जाता है, जैसे पैर या फिर फीमर यानी जांग की हड्डी या भुजाओं या फिर सीने के हिस्से में इन्हें लिया जाता है। पहले के मुकाबले इस समस्या यानी कि हार्ट अटैक की समस्या अब ज्यादा बढ़ चुकी है। आए दिन नौजवानों को हार्ट अटैक से जूझना पड़ रहा है, जिससे लोग हैरान हैं, परेशान हैं, ना जाने कब किसको हार्ट अटैक आ जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 से लेकर 2022 तक नौजवानों में हार्ट अटैक में 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों की उम्र घटकर 20 से 40 वर्षों के बीच मात्र रह गई है, जो कि हार्ट अटैक जिन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, और ये आंकड़ा बेहद ही खतरनाक है। 2015 तक 6.2 करोड़ भारतीय सीएडी से पीड़ित थे, जिनमें से 2.3 करोड़ मरीज 40 वर्ष से कम उम्र के पाए गए थे। अनुमान दर्शाते हैं कि 2025 तक सीएडी में 25% की बढ़ोतरी होगी। 25 से 45 उम्र वाले भी बन रहे हार्ट अटैक के शिकार। 35% तक की हुई बढ़ोतरी, जान जाने का बड़ा जोखिम। अब आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक आने की मुख्य वजह क्या है। युवाओं को हार्ट अटैक आने की वजह: खराब जीवन शैली। जिंदगी की ज्यादातर परेशानी खराब जीवन शैली की वजह से ही आती है। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रख पाते, जिसके चलते आखिर में ये कारण हार्ट अटैक के बन जाती है। सिगरेट और शराब का सेवन। खुद को ट्रेंडी और कूल दिखाने के लिए यंग एज ग्रुप के लोग सिगरेट और शराब के शौकीन बनते जा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस लत की वजह से सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका सीधा असर धमनियों पर पड़ता है। फिलहाल जिस तरीके से आपने ये रिपोर्ट देखी, उससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि बेहद ही कम उम्र में लोग हार्ट अटैक का शिकार बनते जा रहे हैं। डॉक्टर की सलाह माने तो आए दिन लोगों को योगासन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसके चलते लोग हार्ट अटैक से दूर रहें और खुशहाल जीवन जी सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी है, जहां पर हमने ये बताने का प्रयास किया गया है कि आजकल इतनी भारी संख्या में दिल के मरीजों की इजाफा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 25 साल से जो युवा हैं जिनकी उम्र है और 45 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। ये हो क्यों रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, यही सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर डॉक्टर आनंद रावत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आनंद रावत, जिस तरीके से आजकल आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि 25 साल से लेकर 45 साल के जो उम्र के नौजवान लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की शिकायतें हो रही हैं। आखिर मुख्य वजह क्या है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा नहीं जाता था, लेकिन अब इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? अब जो है लाइफस्टाइल जो है बदल गई है लोगों की, और लोग जो है सिगरेट, शराब, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं,
फिर कोरोना के बाद जो है हमारी थ्रोम्बोटिक प्रोसेस चेंज हो गई है। आज की तारीख में जो है थ्रोम्बोसिस, जिसे मतलब हम लोग धमनियों में जो है थक्का जमना कहते हैं, वो बहुत बढ़ गया है। कुछ स्टडीज ये भी कह रही हैं कि शायद कोरोना की वैक्सीन से भी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जो स्टडी भी आई है तो वो तो ये बताती है कि जो है लाखों में एक को होता है, तो चांस बहुत कम है वैक्सीन से, लेकिन फिर भी उसके अलावा बहुत सारे हैं। इसमें जी। एक बहुत बड़ा पहलू और है, जो वो ये भी है कि भाई हमारी जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है, जी। तो भाई उस हिसाब से रेट ऑफ हार्ट अटैक भी बढ़ेगा ही। और जब रेट ऑफ हार्ट अटैक बढ़ेगा तो यंग में भी होने लगेगा। पहले पहले जो है डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी। पहले जो है भाई यंग आदमी को जो है अगर जरा सा भी चेस्ट पेन होता था तो वो उसको नजरअंदाज कर देता था। जी। लेकिन आज अवेयरनेस बढ़ी है तो आदमी जो है डॉक्टर के पास आता भी है, और उसका ईसीजी होता है तो पता चलता है साहब ये तो हार्ट अटैक चल रहा है एक्चुअली। तो इस तरह से हम अगर देखें तो तीन पहलू हैं। एक पहला पहलू तो यही है कि भाई स्ट्रेस और लाइफस्टाइल जो बदल गई है। जी। जो लोग अब सिगरेट का सेवन ज्यादा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, फिर उसके अलावा जो है एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, जी। बहुत ही सादा जीवन जो है बैठे रहने वाला जी रहे हैं, पहला पहलू। फिर दूसरा पहलू ये कि भाई जो है कोरोना के बाद से जो है थ्रोम्बोसिस बढ़ गई है। जो हमारे जो है धमनियां हैं उनमें थक्के जमने की प्रोसेस जो होती है वो बढ़ गई है। और यंग एज में भी जो लोग हैं, आप तो 25 की बात करें, 20 साल वाले, 18 साल वाले भी हैं जिनको ये थक्के जम रहे हैं। और तीसरा पहलू जनसंख्या बढ़ रही है और अवेयरनेस बढ़ रही है। तो उससे भी जो है भाई एक रेट जो होता है पता चलता है कि हाँ भाई पहले क्या होता था कि रात में सोते हुए चला गया आदमी, ये सुनते थे बस हम, कि ये दादा दादा चले गए, ये बाबा चले गए, या उसका ये बच्चा चला गया। लेकिन आज हम जो है भाई जब होती है कोई प्रॉब्लम तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और ईसीजी भी होता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई हार्ट अटैक है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019 के बाद से इन आंकड़ों में इजाफा दर्ज किया गया है। ये कहा जा सकता है क्या कि कोविड के जो लोग शिकार हुए थे उसके बाद कोविड का असर शरीर पर तो हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दिल पर हुआ है? बिल्कुल, ये दिल क्या, ये जो है सारी ही शरीर में हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं उन पे कोविड के बाद जो है असर हुआ है। ये असर हुआ है कि वहां पे जो है खून की जो धमनियां हैं उनमें थक्का जमने की जो है चांसेस बढ़ गए हैं। कोरोना जो है एक थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज थी, तो उसमें जो है भाई थ्रोम्बोसिस बहुत होती थी, और सारे ही शरीर में कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ गया इस बात का कि जो है भाई थक्के जम सकते हैं। आज जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कि जो ये हार्ट अटैक की समस्या है, ये सबसे कॉमन समस्या है भारत की। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि जो वायरस के फैलने से या जो है एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारियों की श्रेणी को हटा के हम जिन डिजीजेस को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनमें आती है। हार्ट अटैक सबसे बड़ी समस्या है, आज उनमें सबसे ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, जहां पर हार्ट अटैक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभर रही है, लेकिन अगर इसके बचाव की बात करें और मुख्य तौर पर अगर बात की जाए, नौजवानों में और जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं क्या? अगर होते हैं तो नौजवानों में किस तरीके के आते हैं? शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, देखिए ऐसा है, आपने 3 सवाल मेरे से किए। पहला सवाल जो है कि बचाव कैसे किया जाए जी। तो भाई हमें जो है अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी पड़ेगी, जिसमें जो है हम सिगरेट, बीड़ी, शराब, टेंशन, स्ट्रेस, इन चीजों से बचें, और फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी अपनी रखें। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा तात्पर्य है कि भाई जो है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमें कम से कम 45 मिनट चलना जरूर है डेली जी। ये हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा जो है बनाने का एक तरीका। इससे फिर क्या बचाव और रहेंगे कि हमारे को जो है डायबिटीज नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगा, जो आजकल यंग में बढ़ रहा है, जो एक और कारण है जो है वही हार्ट अटैक का। और मान लीजिए अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो हम उनको अच्छे से कंट्रोल रखें, रेगुलर चेकअप कराएं और रेगुलरली कंट्रोल रखें जी। दूसरा आपका जो है भाई सवाल ये था कि इसके जो है भाई क्या यंग में लक्षण और ओल्ड एज में लक्षण अलग होते हैं? तो दूसरे सवाल के जो है जवाब में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो यंग लोग हैं, सब पहला तो जो है भाई तीसरा जो आपका सवाल था वो ये था कि लक्षण क्या होते हैं। तो मैं पहले लक्षण बताता हूँ कि होते क्या हैं, फिर हम इस पे जाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है ना। बिल्कुल। तो जो अभी आज की तारीख में जो है हार्ट के जो पेन को कहते हैं एंजाइना,
तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है तेज जो है ऐसा दर्द जो आपकी छाती पे जो है ऐसा फील करेगा कि दबा रहा है, ऐसा तेज दर्द होगा यहाँ पर। और वो दर्द जो है यहाँ से लेके और जो है लेफ्ट हैंड पे कॉमनली जाता है, लेकिन उसके अलावा वो जो है यहाँ टुंडी तक, फिर आपके जो है छाती में इधर तक, जॉ तक, नेक, लोअर बैक और आर्म्स, दोनों आर्म्स में जा सकता है। लेकिन सबसे फ्रीक्वेंट लोकेशन जो होती है वो होती है यहाँ, जो आपका छाती का हिस्सा है ये बीच वाला, इस जगह पे, और जो है लेफ्ट आर्म पे, ये सबसे कॉमन जो है होती है। और क्योंकि ये यहाँ होती है इसीलिए कुछ लोग इसको जो है इनडाइजेशन से कंफ्यूज कर जाते हैं कि गैस बन रही है। जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला जी, के जी, राज कौशल जी जो है, इन तीनों बड़े जो हमारे नोन वो हैं, उन सबको हुआ था कि इन लोगों ने सोचा कि साहब गैस बन रही है, लेकिन वो गैस जरूरी नहीं है, गैस हो, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब जो है इसके अलावा ये भी सोचना है, कुछ लोग इस चीज को इसलिए मान लेते हैं कि साहब ये तो पेट में जा रहा है, लेकिन पेट में ये जो है अम्बलाइकस, जिसको हिंदी में आप जो है भाई नाभि कहते हैं, नाभि तक जा सकता है, और ऊपर आपकी जॉ तक, और पीछे जो है यहाँ रीढ़, जो आपके सिर की सबसे नीचे वाली हड्डी होती है ऑक्सीपिटल बोन, वहां तक जा सकता है। साथ में इसके साथ आपको पसीना आएगा, आपको उल्टी करने की इच्छा होगी या उल्टी हो भी सकती है, आपको बेचैनी बहुत होगी, कमजोरी लग रही होगी, और यही एक वो चीज है जिसमें आदमी को फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम हो जाती है। मतलब कि आदमी खुद बोलता है कि साहब मैं शायद अब बचूंगा नहीं, मैं मरने वाला हूं। अगर आदमी ये कह रहा है, उसको यहाँ छाती में दर्द है और वो खुद बोल रहा है कि साहब मैं तो मरने वाला हूं, तो इसका मतलब वो शायद हार्ट अटैक ही है जी। तो ये तो हुए लक्षण। अब आपका जो तीसरा सवाल था कि क्या ये जो है यंग लोग और जो आपके ओल्ड एज लोग हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है जी। ओल्ड एज के जो हमारे लोग होते हैं उनकी जो है परसेप्शन की पावर बहुत कम होती है, कई चीजें वो नजरअंदाज कर देते हैं। वो लोग जो है भाई हर चीज को करेक्टली नहीं जो है समझते हैं और करेक्टली उसके बारे में नहीं बता पाते। जैसे उनको छाती में हल्का डिस्कम्फर्ट होगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, डिस्कम्फर्ट है, चल होता रहता है, हमने तो जो है भाई अपनी 50 साल की जिंदगी में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट देख लिए जी। तो वो जो है भाई, अच्छा जरूरी नहीं है कि तेज दर्द हो, हल्का ही दर्द हो सकता है जी। और वो फिर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। और अगर किसी को शुगर की बीमारी हो तो जो है शुगर की बीमारी की वजह से उनकी नसें सही काम नहीं कर रही होती, तो ऐसे में एंजाइना की जगह एंजाइना प्लस सिंड्रोम होता है जी। एंजाइना प्लस सिंड्रोम में आदमी को जो है एक्चुअली हार्ट अटैक पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं जी। ऐसे व्यक्तियों में जो डायबिटिक हैं और ओल्ड एज हैं, उनको ज्यादातर लोगों को जो है चेस्ट पेन नहीं होता, उनको होता क्या है, वो गैस बन रही है, पेट फूल रहा है और चलने पे जो है सांस फूल जाती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बताते हैं ये लोग। लेकिन जो है यंग एज में सांस वैसे भी अदरवाइज भी फूल रही होती है और ज्यादातर जो है भाई दर्द भी पता चल रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने विस्तार से ये जानकारी दी है, जो भी हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल मौतें हो रही हैं हार्ट अटैक से, ऐसे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने एक जो इसमें एग्जाम्पल दिया है गैस वाला, वो कहीं ना कहीं बहुत समझने वाला एक विषय माना जाता है, क्योंकि लोग आमतौर पर उसको गैस का दर्द समझ लेते हैं या फिर गैस बनना समझ लेते हैं, बल्कि वो होता हार्ट अटैक है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरीके से अब सर्दी है, सर्दी में आमतौर पर बीपी लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बीपी बढ़ने के जो कारण होते हैं वो उससे सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन आजकल जो सर्दियों में देखा जा रहा है कि सर्दियों में गर्मी की तुलना हार्ट अटैक में इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है, उसके क्या कारण है? जी देखिए, ये सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है कि हमारी बॉडी हीट को कंजर्व करना चाहती है, तो हीट हमारी जो है बॉडी में जो प्रवाहित होता है खून, उसके द्वारा जो है सारे शरीर में जाती है। तो हमारी शरीर क्या करता है, सर्दियों में जो है सब जगह जो आर्टरीज हैं उनमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब कि वो जो है जो धमनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी हो जाती हैं। अगर वो मोटी रहेंगी तो जो है भाई खून जो है हमारे जो है हाथों में आएगा और हाथों से डिसिपेट हो जाएगा, वो हीट निकल जाएगी तो ठंडा पड़ने लगेगा। तो जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो बढ़ जाता है हमारा सर्दियों में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक और सारी ही थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीजेस, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीजेस हम उनको कहते हैं
जो कि थक्का जमने से हो रही है। थक्का एक जगह जम गया हार्ट में ही तो उसको हार्ट अटैक बोल देंगे, हार्ट में जम के और कहीं और चला गया तो उसको एम्बोलिक बोल देंगे। तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये बढ़ जाती हैं सर्दियों में। बिल्कुल, लेकिन सर्दियों में उसके अलावा जो है दिवाली निकलती है तो बहुत हमने देखा है कि दिवाली के आसपास लोग जो है भाई मीठा खा लेते हैं और शुगर का स्टेटस बिगड़ जाता है। तो वो भी एक मुख्य कारण होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो शुगर को बिगाड़ देती है। लेकिन जिस तरीके से आपने सभी जानकारी दे दी है, अब मुख्य एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आपको पहले से ये जांच करनी हो कि आपको हार्ट अटैक आने वाले समय में आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसके लिए ऐसे कोई टेस्ट मौजूद है यहाँ पे कि जिनको कराकर आप ये देख पाए कि आपके दिल की स्थिति कैसी है, आपका दिल स्वस्थ है या नहीं? बिल्कुल 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 देखा जा सकता है। इसके लिए जो है भाई आपको एक तो जनरल चेकअप जो होता है जिसमें आपकी जो है भाई स्टेटस जो होते हैं, जो रिस्क फैक्टर है मेन, वो है मेल मतलब के पुरुषों में जो है हार्ट अटैक का जो है ज्यादा रिस्क है, तो उनको जो है ये टेस्ट कराने की ज्यादा आवश्यकता है। फिर उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल में भी जो है आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ है कि नहीं, ये। फिर उसके बाद जो है आपका जो है पहले से कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज की बीमारी है या नहीं, किसी को आपकी फैमिली में हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है जो आपसे जेनेटिकली रिलेटेड हो। तो इन सारे लोगों को, ये सारे रिस्क फैक्टर वाले लोग हैं। इनके अलावा जिसको नहीं है उसको नहीं कराना चाहिए। लेकिन इन रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी एक रिस्क फैक्टर या ज्यादा रिस्क फैक्टर है आपके साथ, तो फिर आपको अपने टेस्ट करा के क्या देखना है, आपकी शुगर वेल कंट्रोल हो, आपका बीपी जो है वो वेल कंट्रोल हो, आपका जो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपका जो है सही होना चाहिए। अगर आपको कोई जेनेटिकली जो है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो उसका वेल कंट्रोल जो है अच्छा होना चाहिए। ये तो रही हमारी जनरल चेकअप जो हो गए। फिर उसके बाद स्पेशली हमें हार्ट के टेस्ट देखने चाहिए। तो हार्ट के जो हम टेस्ट देखेंगे उनमें पहला तो होता है ईसीजी। जी। ईसीजी बहुत साधारण टेस्ट है और बहुत इजीली उपलब्ध है। इसमें हमें पता चल जाता है कि भाई किसी को जो है पहले से अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रिस्क में है या उसको ऑलरेडी कुछ हो चुका है। दूसरा जो टेस्ट होता है जो इसमें आता है वो बेटर टेस्ट माना जाता है कि भाई आप जो है ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो कराएं। टीएमटी में क्या होता है कि भाई यही ईसीजी आपको एक ट्रेडमिल पे जो है दौड़ाया जाता है और आपकी जो है भाई जो एक्सरसाइज है वो कराई जाती है। उस वक्त ईसीजी रिकॉर्ड करा जाता है। तो क्या लोड डलता है जो हमारे को दौड़ने से, उस लोड की वजह से ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर ईसीजी में उस लोड की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर आपको भाई जो है हो सकता है आगे चल के हार्ट अटैक पड़ जाए आपको, जो है पहले से इसका मतलब डिकम्पेंसेटेड है। ये टीएमटी को इस तरह की जांचों में सबसे बेस्ट जांच माना जाता है जी, जो रिस्क को स्ट्रेटिफाई कर दे। फिर ये ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल और ये सब ईसीजी और टीएमटी के आगे हमारे जो टेस्ट आते हैं उनमें आता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में जो है हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन ये टेस्ट जो है जो ये बताने में थोड़ा सा कम कारगर है कि क्या आगे हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं। अगर ऑलरेडी वहां पर जो है दीवार नहीं चल रही है, हार्ट अटैक में होता क्या है, धमनी जमने की वजह से धमनी में खून का थक्का जमा, तो जिस सब एरिया को वो धमनी सप्लाई कर रही है वो एरिया नहीं चलेगा सही से जी। तो वो हमें दिखाई दे जाएगा अल्ट्रासाउंड में के साथ ये एरिया नहीं चल रहा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि अभी जो है दोबारा से इसको जो है कोई और धमनी बंद होनी है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी हमें इको से मिलेगी। तो इकोकार्डियोग्राफी भी इसलिए इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण जांच है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने सभी टेस्ट बता दिए हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ईसीजी और कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंट इन मरीजों के लिए रहता है? आमतौर पर ईसीजी या फिर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट बिना किसी परेशानी के कराया जा सकता है क्या, एक चेकअप के तौर पर? बिल्कुल कराया जा सकता है। ये तो जो है बेड साइड है और नॉन इन्वेजिव टेस्ट है ईसीजी। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे कि जो है आप सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं उसी तरह से। तो एक सुबह खाली पेट लिपिड प्रोफाइल का एक सैंपल आप दे सकते हैं कभी भी, और उसमें जो है आपका कोलेस्ट्रॉल क्या आ रहा है ये जज कर सकते हैं। ईसीजी नॉन इन्वेजिव है, आप जो है कहीं भी जाएंगे तो जो है जहां पर ईसीजी अवेलेबल है यहाँ तार लगा के चारों तरफ आपके शरीर में और एक जो है आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब सर्दियां आ चुकी है, सर्दी में कहीं ना कहीं मरीजों का जो बीपी है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, तो इसको आमतौर पर एक नॉर्मल इंक्रीजमेंट समझा जाए या फिर कुछ और भी संकेत हमारी बॉडी हमको देना चाहती है?
बीपी बढ़ना जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है एक तरह से ठंड में, क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जी। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे बीपी को हमेशा बढ़ाता है, तो वो एक प्रोसेस है जो होनी है। लेकिन हमें ये समझना है कि बीपी बढ़ने के साथ हमारा रिस्क तो बढ़ ही रहा है जी। तो भाई हमारे को हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ रहा है, तो हमें जो है हमेशा अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहिए बेस्ट तरीके से। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद रावत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े, जिनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्क फैक्टर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शुगर मरीजों के लिए भी बड़ा संकट आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।